गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरुकुल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं मोहित वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज का वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है कॉमर्स से रिलेटेड उसके सारे ही नोटिफिकेशंस आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मीनिंग से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको मीनिंग में दे रखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर अगेंस्ट एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय प्रोड्यूसर और सेलर्स। देखिए, होता क्या है यहाँ पर, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर गुड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या जो भी हमारे सेलर्स हैं जो उसी पर्टिकुलर गुड को बेचते हैं मार्केट में। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी एक प्रोड्यूसर या जब भी एक मैन्युफैक्चरर माल बना रहा होता है, तो उस समय वो काफ़ी सारी ऐसे प्रैक्टिसेस करता है अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से कंज्यूमर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। ठीक है। और जो हमारा सेलर होता है वो भी काफ़ी सारी ऐसे प्रैक्टिसेस करता है अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा कंज्यूमर है उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। तो हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे सेलर्स को पैसा देते हैं और पैसा देकर के प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उनका प्रोडक्ट खरीदने के बाद, उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी प्राइस रिलेटेड इश्यूज ना हो। ठीक है। या उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग ना की जाए। तो इस वजह से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि हमारे जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, और सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए वो काफ़ी सारी ऐसे प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है। और इसी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो लेक्चर में। आई होप कि मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया था 1986 में। और 1986 में जब ये एक्ट बनाया गया था तो उस समय कंज्यूमर को टोटल 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है। तो कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कंज्यूमर का सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, मतलब कस्टमर के पास में सुरक्षा का पूरा अधिकार है। सेकंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कस्टमर को जानकारी का पूरा अधिकार है। ठीक है। राइट टू चूज, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो खरीद रहा है तो उसको चूज करने का पूरा अधिकार है। राइट टू बी हियर्ड, मतलब कंज्यूमर के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो डिससेटिस्फाइड है आपके गुड्स या सर्विसेज से और वो आपके शॉप पर वापस आता है, तो कंज्यूमर की सुनवाई की जानी चाहिए। तो कंज्यूमर के पास राइट टू बी हियर्ड का भी अधिकार है। ठीक है। अगला है राइट टू बी सीक्रेट रेसल, अगर कस्टमर के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो कस्टमर को कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो रिड्रेसल कंज्यूमर को मिले उसका भी पूरा अधिकार कस्टमर के पास है। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कस्टमर के पास में कंज्यूमर एजुकेशन का भी पूरा अधिकार है। ठीक है। तो अब इन सारे ही पॉइंट्स को वन बाय वन स्टार्टिंग से समझते हैं डिटेल में। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है? राइट टू सेफ्टी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स सेल आउट किए जाते हैं, कंज्यूमर को काफ़ी सारी ऐसे सर्विसेज सेल आउट की जाती है, जहाँ पर कंज्यूमर के पास में हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारी इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर की हेल्थ पर, कंज्यूमर की प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट कोई भी एक असर पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर रहे हैं, अब अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम डैमेज प्रोवाइड कर दी जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपके यहाँ पर करंट फैल सकता है, जिसकी वजह से जो भी कंज्यूमर है जो उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा है उसको करंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें कि अगर जो भी आप गैस सिलेंडर लेकर कर आते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो भी गैस सिलेंडर डिलीवर हो रहा है, अगर मान लीजिए कि उस गैस सिलेंडर में किसी भी प्रकार का कोई भी इशू निकल गया, ठीक है, और अगर वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी इशू हो सकता है, साथ ही साथ आपकी पूरी प्रॉपर्टी पर भी इशू हो सकता है। ठीक है।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर कस्टमर की हेल्थ पूरी तरीके से एक डेंजरस सिचुएशन में होती है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद और काफ़ी सारी सर्विसेज को लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर के पास सबसे पहला अधिकार क्या है? कस्टमर के पास सबसे पहला अधिकार ये है कि कस्टमर को किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट या किसी भी प्रकार के सर्विसेज से संबंधित पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कंज्यूमर को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करने के बाद, चेक करने के बाद, सारे वेरिफिकेशंस हो जाने के बाद में ही कंज्यूमर को इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सिलेंडर्स, जो भी एक्स वाई जेड ऐसे चीज़ें जहाँ पर कंज्यूमर की हेल्थ के ऊपर बात बनकर आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से चेक करने के बाद में ही कंज्यूमर को प्रोवाइड करें, ताकि कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की कोई भी लाइफ से संबंधित या उसकी हेल्थ से संबंधित कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो कस्टमर का सबसे पहला अधिकार ये बनता है कि कस्टमर, क्योंकि आपको पैसा दे रहा है, आपसे पैसा दे करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो कस्टमर के पास में सुरक्षा का पूरा अधिकार है कि उसको जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएं वो पूरी तरीके से सेफ होना चाहिए, जहाँ पर कंज्यूमर को किसी भी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को राइट टू सेफ्टी का ये जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के पास ये पूरा अधिकार है कि जब भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज खरीद रहा है, तो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने से पहले इस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है, सर्विसेज का यूज़ कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी कस्टमर को प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर आप किसी भी एक मेडिकल शॉप पर जाते हैं और उस मेडिकल शॉप से आप कोई भी दवाई खरीद कर लेकर के आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी मेडिकल का ऑनर है वो आपको दवाई तो दे देता है, पर वो दवाई लेना किस तरीके से वो आपको नहीं बताता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसा कंज्यूमर जो उस मेडिसिन को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जो उन दवाइयों को ले रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो दवाइयाँ गलत तरीके से ले ले और उसकी वजह से उसकी सेहत सुधरने की जगह और भी ज़्यादा बिगड़ जाए या और भी ज़्यादा खराब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर की सेहत के साथ अगेन कोई भी खिलवाड़ ना हो, इस वजह से कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल आउट होने से पहले ही उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाना चाहिए। ये किसका काम होता है? ये काम होता है जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो कंज्यूमर को सेल आउट कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विसेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप अगर मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं, आप अगर मेरे इंस्टीट्यूट में आकर के किसी भी कोर्स से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है, या कोई भी कोर्स आप मेरा लेते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्सेज में मैं आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या कोर्स होगा, क्या बैच का टाइमिंग होगा, किस तरीके से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, या क्या चीज़ें मैं आपको दूंगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मिलनी चाहिए या आपको दी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले मैंने आप लोगों से फीस ले ली और फीस लेने के बाद में मैंने आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी। तो कस्टमर का सबसे पहला अधिकार है कि कस्टमर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मतलब कस्टमर को पूरी तरीके से सेफ्टी दी जानी चाहिए प्रोडक्ट या सर्विसेज से संबंधित। और सेकंड है राइट टू बी चूज, मतलब सॉरी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कस्टमर के पास में इन्फॉर्मेशन से संबंधित पूरा अधिकार होता है। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो परचेज कर रहा है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को परचेज करते समय या परचेज करने से पहले प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू सेफ्टी दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के पास में किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को चूज करने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी कस्टमर को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यही वाला प्रोडक्ट या यही वाली सर्विसेज लेना होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई भी कस्टमर है जो मेरी शॉप में आता है और मान लीजिए कि वो मुझसे सैमसंग का मोबाइल परचेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो मुझसे सैमसंग का मोबाइल परचेस करना चाह रहा है और मैं उसको अननेसेसरी फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आपको सैमसंग की जगह वीवो का ही मोबाइल खरीदना पड़ेगा या आपको सैमसंग की जगह ओप्पो का ही मोबाइल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टमर का पूरा अधिकार बनता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है
उसका चयन करने का पूरा अधिकार किसके पास में? उसको चयन करने का पूरा अधिकार है कस्टमर के पास में। तो कस्टमर जो भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, जो भी सर्विसेज परचेस करना चाहता है, उसको चूज करने का पूरा अधिकार कस्टमर के पास है। कोई भी शॉपकीपर, कोई भी दुकानदार, कोई भी ऑनर यहाँ पर किसी भी कस्टमर को, कोई भी बिजनेसमैन किसी भी कस्टमर को फोर्सफुली कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकता है, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, तीनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो जब भी हमसे प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से संबंधित उनको किसी न किसी प्रकार का कोई डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर मेरी शॉप में आया और मेरी शॉप में आकर के एग्जांपल के लिए मेरी एक कपड़ों से संबंधित दुकान है, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर मेरी शॉप में आया, मुझसे कोई भी कपड़े खरीद कर लेकर के गया, और वो कपड़े खरीद कर लेकर के जाने के बाद में जब उसने घर पर ट्रायल लिया, तो ट्रायल लेने के बाद हो सकता है कि वो कपड़े खराब हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज हो, उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं हो, तो इस वजह से कंज्यूमर अगेन मेरी ही शॉप पर आ रहा है, ठीक है। और कंज्यूमर मेरी शॉप पर आकर के या तो उसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है या उसका रिफंड मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर की पूरी ही सुनवाई करनी चाहिए, मतलब कंज्यूमर की बात पूरी सुनना चाहिए अगर वो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज को लेकर के डिससेटिस्फाइड है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को डायरेक्टली आप मना नहीं कर सकते हो कि एक बार अगर हमने प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया है तो उसके बाद हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, या आपको पहले से सामान चेक करके लेकर के जाना चाहिए था, ठीक है, ट्रायल लेकर के जाना चाहिए था। तो ये सारी प्रैक्टिसेस शॉपकीपर्स को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर के पास पहला अधिकार है कि उसको सुरक्षा पूरी मिलना चाहिए, दूसरा अधिकार है कि उसको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए, तीसरा अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो खरीदना चाह रहा है उसको चूज करने का पूरा अधिकार कस्टमर के पास है। और अगर वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर के डिससेटिस्फाइड है तो उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, मतलब राइट टू बी हियर्ड का भी अधिकार कस्टमर के पास पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइट टू सीक रिट्रेसल। अब राइट टू सीक रिट्रेसल का मतलब क्या होता है? राइट टू सीक रिट्रेसल का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई भी हमारा एक कस्टमर है, अगर वो डिससेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से, वो आपकी शॉप पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर उसको उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से संबंधित आपने सुनवाई नहीं की, ठीक है, या कस्टमर को किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस हुआ है या कुछ भी XYZ इशू कस्टमर के साथ में आया है, तो कस्टमर को जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई कंज्यूमर को कर करके देनी चाहिए। और जितना भी कंपेंसेशन है या अगर आप चाहें तो उसे रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कीजिए, आप उसे रिफंड प्रोवाइड कीजिए, या जो भी एक्स्ट्रा लॉस कंज्यूमर को बियर करना पड़ा है उसकी वजह से जो भी कंपेंसेशन बन रहा है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर को अगर फाइनेंस संबंधित भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो कस्टमर को भी पूरी हेल्प की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स चला रही है, ठीक है, जिससे कंज्यूमर पूरी तरीके से अवेयर रह सके अपने राइट्स के बारे में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा होगा कि जागो ग्राहक जागो के नाम से आर्टिकल चलते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सिलेबस में, जैसे 12th के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है, बीकॉम के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पर से कंज्यूमर क्या कर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस तरीके के काफ़ी सारे कैंपेन चला रही है जहाँ पर से कंज्यूमर को हर तरह से अवेयर किया जा रहा है उसके राइट्स के बारे में, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, और अगर उसको उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग हो जाती है तो वो किस प्रकार से एक्शंस ले सकता है शॉपकीपर के खिलाफ, दुकानदार के खिलाफ, ठीक है, व्यापारियों के खिलाफ। वो सारे ही एजुकेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, और दूरदर्शन जो चैनल होता है वहाँ पर भी अगर आप जा कर के देखेंगे तो जागो ग्राहक जागो के नाम से काफ़ी सारे कैंपेन चलते रहते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे कैंपेन चलते रहते हैं हमारे रेडियो चैनल्स पर भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऐसे काफ़ी सारे कैंपेन चला रही है जिसकी वजह से आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग ना हो, और अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग हो रही हो तो आप किस तरीके से उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को सारे ही राइट्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग समझेंगे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या बनती है, ठीक है।
तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं तो उसको खरीदने से पहले या उसको खरीदते समय आपकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कंज्यूमर हैज टू फॉलो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल परचेजिंग यूजिंग और कंज्यूमिंग गुड्स। तो कंज्यूमर की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है जब भी वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, जब भी वो प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा है या जब भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट अन इंटेलिजेंट और गुड चॉइस कैन बी मेड। ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप कोई भी एक मोबाइल परचेस करने जा रहे हैं, आप टेलीविजन परचेस करने जा रहे हैं, कंप्यूटर परचेस करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कपड़े लेने जा रहे हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज़ आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज खरीदने के लिए जाते हैं तो उस नेचर का, उस तरह का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है जो कि आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो आप लोगों को सेम नेचर के सर्विसेज या सेम नेचर के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो आपके पास में सारे ही प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छी डील कर पाएँ और एक इंटेलिजेंट चॉइस कर पाएँ, एक इंटेलिजेंट तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद पाएँ। ठीक है। जैसे अगर मुझे पता होगा कि अगर मैं कोई मोबाइल लेने जा रहा हूँ तो सैमसंग का मोबाइल अच्छा है, आईफोन अच्छा है, ठीक है, वीवो अच्छा है, ओप्पो अच्छा है, किसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या मेरे बजट के अंदर आ रहा है, कौन सा मोबाइल मुझे कितने सर्विसेज देगा, ठीक है, और किसका मुझे एक्चुअल में यूज़ है। अगर मेरे पास में सारी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक सही प्रोडक्ट अपने लिए खरीद सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा नहीं कि वो जिस भी शॉप पर जा रहा है, शॉपकीपर ने उसको कोई भी सामान दिखाया और वो लेकर के आ गया, तो उसको मार्केट में उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो भी लोग उस प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास में होनी चाहिए। तो आई होप कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। सेकंड पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा है कि ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स प्रोवाइडेड क्वालिटी एश्योरेंस, thus लुक फॉर आईएसआई मार्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एफपीओ मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स एंड हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी एक्सेट्रा। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पहले आप देख लीजिए उसको खरीदने से पहले कि उसमें आईएसआई मार्क अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। जैसे अगर आईएसआई मार्क लगा हुआ रहता है तो वो आपको एक अश्योरेंस दे देता है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं ये पूरी तरीके से सर्टिफाइड है, ये पूरी तरीके से वेरीफाइड है। ठीक है। तो इसको अगर आप खरीद लेते हैं तो आपके साथ में किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्थ इश्यूज वगैरह नहीं होंगे। ठीक है। मतलब ये पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड गुड है, पूरी तरीके से अच्छी क्वालिटी का गुड है। ठीक है। सेकंड, अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप उसके पीछे एफपीओ मार्क देख लीजिए। अगर आप कोई भी ज्वेलरी आइटम खरीद रहे हैं तो आप उसके पीछे हॉल मार्क देख लीजिए। ठीक है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उसके लिए काफ़ी सारे ऐसे मार्क्स बना रखे हैं जिसको देख करके अगर आप शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से सर्टिफाइड होते हैं और पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी के बारे में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप ये सारे मार्क्स देखने के बाद में प्रोडक्ट या सर्विसेज को पसंद खरीदें तो। ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड यूज इट सेफली। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट के पीछे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है लेबलिंग पर कि इस प्रोडक्ट को आपको यूज़ किस तरीके से करना है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। कितनी मात्रा में आपको इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है और इसके साथ में क्या क्या रिस्क एसोसिएट है। ठीक है। अगर आप उसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे उसके बाद ही अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी हेल्थ के साथ में किसी भी प्रकार के कोई भी इशू होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं या काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं। अब वो लोग जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं। अब सप्लीमेंट्स तो खरीद कर ले आते हैं पर उन लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं 10 दिन में ही अपनी बॉडी बिल्डिंग कर लूँगा, 15 दिन में ही बॉडी बिल्डिंग कर लूँगा, और जितनी मात्रा में उनको उन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए वो उससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसकी वजह से उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को सारे ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीड लेबल्स केयरफुली।
टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उसके लेबल्स आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जैसे ही आप एक लेवल पढ़ेंगे तो लेवल पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ठीक है, उसका वेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट क्या है। तो यहाँ पर से आप सामान खरीदने से पहले ही समझ जाएंगे कि वो प्रोडक्ट आपको खरीदना है या नहीं है। अगर महंगा पड़ रहा होगा आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है, अगर आपको वेट कम मिल रहा होगा तो भी आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है या बहुत पहले ही मैन्युफैक्चर हो चुका है तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में भी आप उस सामान को नहीं खरीदेंगे। पर अगर मान लीजिए कि आप बिना देखे ये सारी चीज़ें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आप एक एक्सपायर्ड गुड भी कंज्यूम कर लें, और एक्सपायर्ड गुड अगर आप कंज्यूम करेंगे तो अगेन जो इश्यूज होंगे वो किसके साथ होंगे, आपकी हेल्थ के साथ। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट है असर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। मतलब जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट, जब भी आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको उस प्रोडक्ट से संबंधित या उस सर्विसेज से संबंधित एक फेयर डील प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, फेयर डील प्रोवाइड की जा रही है इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसा ना हो कि आप अगर किसी से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो एक्चुअल में 700 रुपीज़ बनती है या 800 रुपीज़ बनती है, पर वो सामान आपको बेचा जा रहा है कितने रुपए में, 1000 रुपीज़ में। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को इंश्योर कर लीजिए कि सच में जितनी कीमत मैं दे रहा हूँ उसकी एक्चुअल में इतनी वैल्यू बनती भी है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आस्क फॉर अ कैश मेमो। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक कैश मेमो डिमांड कीजिए। ठीक है, जैसे अगर आप एक छोटे से छोटा भी सामान खरीदते हैं और अगर आप उसका कैश मेमो ले लेते हैं, उसके रिसीट ले लेते हैं, उसका इनवॉइस ले लेते हैं, उसका वाउचर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में एक रिटर्न में प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास में रिटर्न में एक प्रूफ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप उस दुकानदार के खिलाफ में भविष्य में अगर उस प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है तो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए एक रिटर्न में एविडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फाइल अ कंप्लेंट। अगर आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी हुई है आपके साथ में, ठीक है, कोई भी गलत सर्विसेज आपको दी गई हो, कोई भी गलत प्रोडक्ट्स आपको दिए गए हों, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग आपके साथ में की गई हो, तो काफ़ी सारे ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो कि कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाते हैं, जबकि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी की गई है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट से संबंधित, उस कंपनी से संबंधित, उस सर्विसेज से संबंधित कंप्लेंट दर्ज करवाइए कंज्यूमर फोरम में, ताकि आगे जाकर के जितने भी दूसरे लोग हैं उन लोगों के साथ में इस प्रकार के चीटिंग ना हो और उस कंपनी के खिलाफ, उस बिजनेसमैन के खिलाफ एक प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि अमाउंट हमेशा बड़ा हो तभी हम कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। अगर एक छोटे से अमाउंट की भी चीटिंग आपके साथ में हो रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो एनी कंज्यूमर, मतलब कोई भी कंज्यूमर जाकर के कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक वकील ही कंप्लेंट दर्ज कर सकता है या कोई एक एडवोकेट ही कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ में इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो जाकर के कंप्लेंट को दर्ज करवा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। अगर कोई भी ग्राहकों का एक एसोसिएशन बना हुआ है, ठीक है, तो उस कंज्यूमर के बिहाफ पर, जैसे मान लीजिए कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो कि शिक्षित नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के बिहाफ पर क्या हो सकता है, उन लोगों के बिहाफ पर कोई भी एक कंज्यूमर के एसोसिएशन भी जो कि रजिस्टर्ड है वो भी एक कंप्लेंट को दर्ज करवा सकती है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी मिलकर के एक कंज्यूमर के खिलाफ एक कंज्यूमर के लिए कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और एक लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर कोई भी आपने वकील किया हो, कोई भी आपने एडवोकेट किया हो, कोई भी आपने लॉयर किया हो, तो वो लोग भी जाकर के कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो ये 5 लोग हैं। सबसे पहला तो कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, सेकंड उसकी एसोसिएशन दर्ज करवा सकती है, थर्ड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में एक से ज़्यादा कंज्यूमर मिलकर के किसी एक कंज्यूमर के लिए कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, या कोई भी एक लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। ठीक है, वेयर कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है? तो सबसे पहला तो है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप जाकर के कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें से एक वुमेन कैंडिडेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि काफ़ी सारी ऐसी कंप्लेंट्स होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है और काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं होती है जो किसी मेल पर्सन के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक वुमेन पर्सन का होना ज़रूरी है, जिसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सेड ₹20 लाख। अगर 20 लाख रुपए से ऊपर की कंप्लेंट है तो फिर वो यहाँ पर दर्ज नहीं की जाएगी। तो 1 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक की अगर कोई भी कंप्लेंट है तो वो आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल रेफर द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी कंसर्न एंड सेंड द गुड्स और सैंपल फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवाई तो जो भी हमारी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उस कंपनी के खिलाफ वहाँ से एक प्रोडक्ट मंगवाएंगे, वो वहाँ से एक सैंपल प्रोडक्ट मंगवाएंगे और उसे टेस्ट के लिए भेजा जाएगा लेबोरेटरी में उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को। ठीक है, ताकि यहाँ पर से पता लगाया जा सके कि जो कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है वो वास्तविकता में सही है भी या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि द डिस्ट्रिक्ट फोरम आफ्टर बीइंग satisfied that goods are defective or this is some unfair trade practices can issue an order to opposite party directing to either replace or return the price or pay compensation। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई भी चीज़ पाई जाती है, जैसे व्यापारी ने सचमुच में इस प्रकार की कोई भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस की थी कंज्यूमर के साथ में, तो यहाँ पर से डिस्ट्रिक्ट फोरम आपको बोल सकती है कि आपको कस्टमर को रिफंड देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, जो भी कंपेंसेशन डिसाइड होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से कंज्यूमर को कोई भी कंपेंसेशन देने के ऑर्डर निकाले जा सकते हैं, रिप्लेसमेंट के या रिटर्न करने के ऑर्डर निकाले जा सकते हैं, किसकी तरफ से? डिस्ट्रिक्ट फोरम की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर जिस पार्टी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना केस लेकर के जा सकती है, कहाँ पर? स्टेट कमीशन के पास में, और स्टेट कमीशन से वो डिमांड कर सकती है कंपेंसेशन। ठीक है, अब स्टेट कमीशन क्या करता है, स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं और एक वुमेन का होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो केस लिए जाते हैं वो कितने लिए जाते हैं, तो 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के केस लिए जाते हैं स्टेट कमीशन में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही कंप्लेंट आती है स्टेट कमीशन के पास में, स्टेट कमीशन भी फिर सेम चीज़ें करता है कि प्रोडक्ट मंगवाता है और उसे भेजता है लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर मान लीजिए कि सेटिस्फाइड हो जाता है स्टेट कमीशन भी कि हाँ कंज्यूमर के साथ में चीटिंग हुई है, तो रिप्लेसमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए या तो कंपेंसेशन के लिए अगेन यहाँ पर से ऑर्डर पास आउट किए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप स्टेट कमीशन के भी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप लोग जा सकते हैं नेशनल कमीशन के पास। नेशनल कमीशन में कम से कम एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर्स होते हैं और उन 4 मेंबर में से भी एक मेंबर का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, इसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ जो कंप्लेंट ली जाती है वो कंप्लेंट ली जाती है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कोई भी कंप्लेंट है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अगर आपके पास साथ में कोई भी चीटिंग हुई है तो आप यहाँ पर नेशनल कमीशन के पास में जाकर के कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अगेन कंप्लेंट मिलने पर क्या होगा कि नेशनल कमीशन एक ऑर्डर पास करेगी, लेबोरेटरी के में टेस्ट के लिए सैंपल्स को भेजेगी और वहाँ पर से अगर उसे ये पाया जाता है कि प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी थी तो यहाँ पर से जो भी लॉस हुआ है उसका कंपेंसेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को तीनों ही कमीशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग समझते हैं कि रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है या एनजीओ का क्या रोल होता है? तो सबसे पहला रोल तो है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट, मतलब जो हमारी आम जनता है उनको कंज्यूमर के अधिकार के बारे में एजुकेट किया जाए। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या रोल बनता है कि पब्लिशिंग पीरियोडिक एंड अदर पब्लिकेशंस टू एजुकेट कंज्यूमर। तो यहाँ पर
चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे हमारे इसके सेकंड पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको इससे आगे का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल के लिए नए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।